नमस्कार, मैं हूं राज किशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो राज की बात हर्ष के साथ का ये अंक थोड़ा सा हम और हर्षवर्धन साथ साथ ना होकर दूर दूर हैं, लेकिन खबरों में जो हमारी नजदीक की नजर रहती है और जो विश्लेषण होता है उसके पैनेपन में कोई कमी नहीं होगी। और खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से ये आपकी दृष्टि को खोलने वाला और कुछ इसके मर्म को समझाने वाली बातें हैं कि आखिर जो देश के खिलाफ होता है वो कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस का प्रिय हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात करते हुए, लेकिन जो व्यक्ति देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में लगा हो और महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर तमाम चुनाव को मैच फिक्सिंग बता रहा हो, बिहार में इसका मतलब है उन्होंने पहले से ही हार मान ली और उसके एक्सक्यूज देने भी शुरू कर दिए हैं। और बात करेंगे कि कैसे संविधान की दुहाई देने वाले लोग अंदर से कितने कुत्सित और कलुषित हैं कि जब बकरीद पर गौ माता गोवंश को वहां पर गोकशी करने जो जा रहे थे, उसको एक एडवोकेट है आरफा खान, कांग्रेस की नेता है, और कैसे वो जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं सोशल मीडिया पे, अब माफी मांग रही हैं। ये भी बात करेंगे और साथ ये भी बात होगी कि कैसे जो आईपीएल में 18 साल की जीत का सूखा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पूरा किया, लेकिन उसके लिए कितने लोगों की जान चली गई। प्लेइंग 11 की जगह डाइंग 11 वहां बना दिया, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, शर्म तक नहीं है। तो ये सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और जो तमाम लोग कुंभ पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, वो मात्र 69 करोड़ और बनाम 3 लाख की भीड़ नहीं संभाल पाए। तो ये भी सवाल उठता है कि ये किस तरीके की इनकी अक्षमता है, कैसी बेशर्मी है। लेकिन हर्षवर्धन, सबसे पहले बात जरा राहुल गांधी पर ही करूंगा। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव फिक्स नहीं था, बाकी सब फिक्स हैं। देखिए राजकिशोर जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बारे में अब बहुत ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए। और मैं कई बार कहता हूं तो हमारे जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, हम लोगों को जो सुनते देखते हैं, वो कहते हैं कि आप क्यों समय खराब करते हैं राहुल गांधी पर बात करके, उस व्यक्ति पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं लोकतंत्र में पूरी आस्था रखता हूं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए इसका मुझे भान है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का 20 वर्ष का संसदीय करियर हो गया है और आज भी उनकी कोशिश क्या है, एक परिवार से इतर अगर सत्ता रही तो इसका मतलब कि देश में लोकतंत्र खत्म हुआ, उसको स्थापित करना। देश के बड़े समाचार पत्रों में हिंदी अंग्रेजी के लेख लिखकर झूठ बोलना। अब देश की जनता ये भी कह रही है कि भाई सीधे सीधे चुनाव आयोग को आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन हर कोई ये जानता है कि चूंकि ये भी बहुत आसान नहीं है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता पर आप कोई आपराधिक मामला दर्ज करें और उसके बाद वो स्थितियां ठीक रहेंगी क्या, या उल्टा तो नहीं पड़ेगा। अब वो जो जो उन्होंने कहा है उसका चुनाव आयोग ने रिबटल कर दिया। भाई उन्होंने कहा कि निष्पक्षता हटा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। अब वो भूल रहे हैं कि उनकी दादी जी के समय में, उनके पिताजी के समय तक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन जाता था चुनाव आयोग। सोनिया जी के समय में नवीन चावला की क्या क्या भूमिका थी। और मैं सोनिया जी जब कहता हूं तो मैं एकदम बहुत स्पष्ट हूं कि सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, यानी भले मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी। कैसे किस तरह से तय होता था, कैसे सारी चीजें होती थी। आज भी जब वो कहते हैं कि 2-1 से, यानी नरेंद्र मोदी एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, जब वो कहते हैं कि इससे निष्पक्षता खत्म हो जाती है, खारिज कर दिया जाता है, तो ये तो बड़ी खतरनाक दिशा में वो ले जा रहे हैं। यानी देश का जनमत, देश की जनता चुनाव में जिसको चुनती है, जाहिर है उनका प्रधानमंत्री बनेगा, उनका मंत्री भी बनेगा। नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका होती, अगर कोई जायज सवाल है किसी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में तो आप बताइए, आप कोई भी उंगली नहीं रख पाए। दूसरा, चुनाव आयोग ने, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सहित दोनों चुनाव आयुक्त, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है तो आप बताइए कि यहां 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 गड़बड़ की है, वो आप नहीं बता पाए। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसकी जो चिप है, इसका जो डेटा है, ये आप स्टोर करके रखिए, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो जीता उसके बाद 2 रनर अप हैं, उनमें से कोई भी जाकर कह सकता है कि भाई रिकाउंटिंग कराइए। और रिकाउंटिंग तो रिकाउंटिंग, अगर उसमें गड़बड़ निकली तो रीपोलिंग भी होगी। आज तक
कांग्रेस सहित किसी भी दल का कोई भी हारा हुआ नेता वहां नहीं गया। अब महाराष्ट्र की बात, जो औसत प्रति घंटे की वोटिंग है उससे लगभग आधी, यानी 119 लाख, 1,19,00,000 की औसत हो सकती है अगर 2 घंटे में कहें तो, सिर्फ 65 लाख की वोटिंग हुई है। तो यह भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसको लेकर संदेह पैदा किया जाए। लेकिन राहुल गांधी कर क्या रहे? जो आपने कहा कि राहुल गांधी एक और चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं बिहार का। बंगाल में तो उनका कोई स्टेक नहीं, ममता जी उनको जिसको कहें कि खा पचा गई हैं कांग्रेस और कम्युनिस्टों को। तो वो अब एक बहाना खोज रहे हैं, एक वो चाहते हैं कि उनके लोग, अच्छा उनकी मंडली ऐसी हो गई ना, राहुल गांधी के आसपास उनका आईटी सेल, उनके प्रवक्ता इतना इस दर्जे तक चले गए हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा स्तरहीन नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं हुआ। चाहे आप उस वक्त की राजनीति देखें जब देश युद्ध काल में था, चाहे आप उस वक्त की राजनीति में देखें चाहे चीन के साथ जब डोकलाम हुआ था या गलवान हुआ था, चाहे आप उस वक्त देखें कि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जाते हैं। कुल मिलाकर भारत और भारत की संस्थाओं को कमजोर कमतर करना। तो मुझे लगता है ये जो चुनाव आयोग पर हमला है, इसका प्रतिकार पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को तो करना ही चाहिए, नेता के साथ साथ जनता को भी अब राहुल गांधी का प्रतिकार करना चाहिए। क्योंकि जब 240 पर आए थे तो कौन जात हो पूछकर एक पत्रकार को पिटवा दिया था उन्होंने। वो पत्रकार संभवतः न्यूज 24 का था, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने ये भी पूछ लिया था कि तुम्हारे मालिक का नाम बताओ। अब वो बता देता तो उनको पता चलता। तो सवाल यहां यही है कि क्या राहुल गांधी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो सिर्फ अराजकता फैलाओ, और ये अराजकता, नेता प्रतिपक्ष की अराजकता देश के लिए खतरनाक है। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, देखिए मुझे लगता है कि बिंदुवार जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने जो बात कही है उसमें एक चीज समझिए, उन्होंने आरोप क्या लगाए 5 प्रमुख तौर पे। वो आरोप आप खुद सुनिए, और ये सुना इसलिए मैं रहा हूं क्योंकि आपको सुनना समझना जरूरी है कि वाकई जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कितने सतही, कितने हल्के और कितने गैर जिम्मेदार हैं। कहने कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से, मतलब चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से लोगों की नियुक्त की। हर्षवर्धन ने पहली बात ये की कि कैसे जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उस समय नियुक्तियां होती रही हैं। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया, जिन इलाकों में भाजपा को हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छिपाया गया। और फिर कह रहे कांग्रेस नेता कह क्या रहे हैं कि हर जिम्मेदार भारतीय को इन सबूतों को देखना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। चुनाव में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। अब सवाल यह है कि 2024 के चुनाव के बाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं हर्षवर्धन साहब बीच में क्या? नहीं नहीं, मैं बस आप कह लीजिए, तो मैं एक आंकड़ा खोज रहा हूं तो मैं बात करूंगा। आप अच्छा, कह लीजिए। ठीक है। जी। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है साफ साफ कहा कि 2024 में जो भी आरोप लगाए गए थे उनका बिंदुवार जवाब दिया गया था, और तथ्य के बगैर ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। अब सवाल यह है कि इस तरीके के गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्या हो। अब कार्रवाई होगी तो उसमें राजनीति होगी। जो व्यक्ति, जो विपक्ष का नेता, सबसे समय तक शासन करने वाली पार्टी का अगुवा युद्ध काल में भी भारत के संकल्पों को न सिर्फ कमजोर कर रहा है, भारत की जो बिल्कुल कूटनीतिक जो पूरी मुहिम चल रही है उसको भी पूरी तरीके से पलीता लगाने में लगा हुआ था। अपने ही वरिष्ठ नेताओं सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद कुमार शर्मा, मनीष तिवारी, इनकी बात वो शख्स सुनने को तैयार नहीं है। और उनके साथ में एक मंडली है, तमाम लोग उसको कीर्तन मंडली कहते हैं, तो मैं कीर्तन मंडली नहीं कहूंगा, कीर्तन शुभ होता है, उससे तमाम बिल्कुल अशुभ और आसुरी शक्तियां भागती हैं। इनके साथ जो मंडली है ये बहुत नापाक मंडली है, और ये वो मंडली है जिसने हमेशा भारत को कमजोर करने और जो भारतीय अस्मिता और जो भारतीय गौरव की जो चीजें हैं उनको पीछे रखकर उसको खराब चीजों को आगे लाने की कोशिश की है। तो खैर, अब राहुल गांधी जब नरेंद्र और सरेंडर कर रहे हैं हर्षवर्धन, और इलेक्शन कमीशन वाला अब उसके अलग लेवल तक चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, विपक्ष के नेता जो आप कह रहे हैं कि हताश है, निराश, तो हताश निराश तो तमाम लोग हो सकते हैं। हताश निराश अखिलेश यादव भी हैं, हताश निराश तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी हैं। तो ये सारे हताश निराश लोगों की जो मंडली मिलकर क्या वो चाहती है कि देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो मानसिकता थी उसके तहत एक सोची समझी डिजाइन, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं बहुत समझदारी के साथ और कृपया गंभीरता से सुनिए, चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिल्कुल। हम चारों तरफ सरहदों के बाहर बहुत खतरनाक स्थितियों से घिरे हुए हैं और हम हम्म। उसका
बहुत सही जवाब दे रहे हैं। जो हमें करना चाहिए हम सब कर रहे हैं। भारतीय संकल्प और भारतीय ताकत इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन ये जो बिल्कुल। अंदर से दीमक की तरह ये लोग कुतरने में लगे हुए हैं, इनका क्या इलाज है? इनका इलाज कोई एक राजनीतिक दल, कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए हर्षवर्धन और राजकिशोर अपनी अंतिम सांस तक ये बात करते रहेंगे, और इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। आप समझ भी रहे हैं, लेकिन हम जानबूझकर जोर जोर से दुंदुभी बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, क्योंकि समझिए, इस चाल को समझिए, इस हताशा को समझिए, इस निराशा को समझिए, इसके पीछे की साजिश को समझिए। और अगर ऐसे लोग अपने नापाक मंसूबों में 1% भी कामयाब हो जाते हैं तो अहित किसका है, ये सोचिए हर्षवर्धन। मैं जो आंकड़े की बात कर रहा था, और बड़ा अच्छा ये आंकड़ा है, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ाकर और चुनाव जीत लिया उन्होंने। ये 53 सीटों का एक एनालिसिस से बड़ा अच्छा। अब जैसे मलाड पश्चिम है, वहां 20,618 वोट बढ़े, विनिंग मार्जिन है 6,227, विपक्षी दल जीत गया। डिंडोशी में 10,059 बढ़े, 6,182 के मार्जिन से विपक्ष जीत गया। जोगेश्वरी ईस्ट, विक्रोली, कलीना, मानखुर्द, शिवाजी नगर, ये मेरे ख्याल से मानखुर्द शिवाजी नगर तो समाजवादी पार्टी के वो जीते हैं, अबू आसिम आजमी। धारावी, मुंबा देवी, भायकला, शिवड़ी, वर्ली, वर्ली से आदित्य ठाकरे जीते हैं। 4,542 लोग जुड़े और 8,801 मतों से वो विनिंग मार्जिन रहा। ऐसे ढेर सारी सीटें, 53 सीटों का एनालिसिस है। सवाल ये है कि जब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, और जो बात चुनाव आयोग ने कही कि देयर वाज टोटल 89 अपील्स टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, यानी जो डीएम होता है उसको मात्र 89 शिकायतें, और जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होती है यानी स्टेट का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, चुनाव आयुक्त है, उसको सिर्फ एक। अब अगर हर्षवर्धन, ये आपके जरा, लोग, हर्षवर्धन, ये आंकड़ा जरा एक बार फिर से रिपीट कीजिए, थोड़ा धीरे से रिपीट करिए, और ये बताइए प्लीज, एक बार फिर से बताइए कि कितने सतही, कितने घटिया और कितने अव्यवहारिक ही नहीं, कितने अराजक आरोप है। एक बार प्लीज इसको रिपीट करिए, खासतौर से कितनी अपील की गई? अगर दिक्कत थी तो करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? जी। सिर्फ 89 अपील की गई फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव अधिकारी। एक सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी सेकंड, यानी आप फर्स्ट से नहीं संतुष्ट होते हैं तो उसके ऊपर जाते हैं तो जो चुनाव आयुक्त है, नहीं राज्य चुनाव आयुक्त जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर होता है, यानी कुल 90। महाराष्ट्र की सभी विधानसभाओं में सिर्फ 90 शिकायतें, और उन 90 शिकायतों में भी एक सेकंड लेवल पे एस्केलेट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डीएम को शिकायत की, डीएम ने जो जवाब दिया उसका आपके पास तर्क नहीं था। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात, ये तथ्य के तौर पर, 24 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव पर सारे सवालों का जवाब वो सिर्फ दिया नहीं था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डाल दिया, जो अभी भी वहां उपलब्ध है। इसके बावजूद राहुल गांधी देश के बड़े अखबारों में हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं और झूठ फैलाते हैं। अब मुझे भी लगता है कि सचमुच ये होना चाहिए, उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाना चाहिए क्योंकि लगातार झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम देखते हुए भी, मक्खी है दूध में फिर भी निगल रहे हैं, वही हाल हो गया है। और राहुल गांधी ये काम सिर्फ इसमें नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी यही काम हर मोर्चे पर कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा था तो भी वो यही काम कर रहे थे, कोई कसर तो उन्होंने छोड़ी नहीं थी। अब पाकिस्तान जो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, जिसके आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए, जिसके एयरबेस ध्वस्त हो गए, उसके साथ राहुल गांधी की जो टीम है वो नैरेटिव बनाने में लग जाती है। वो भले कहें, और मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोध कोई देशद्रोही नहीं, भारत का हर नागरिक भारतीय है, लेकिन इसी में कुछ जासूस निकलते हैं, इसी में कुछ सत्ता की प्राप्ति में 4 जगह घूमने के लिहाज से कुछ बढ़िया मिल जाए तो भारत का विरोध करते हैं। तो ये भी चर्चा होनी चाहिए। और उसको मैं यूं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक भारत के साथ खड़ा था तब तक तो जो लोग उनके साथ खड़े थे तो उनको भक्त, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या कहते थे, अंधभक्त, जो भी कहते थे। अब जब वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ विमर्श मजबूत कर रहा है, जिस पर भारत की सरकार अलग अलग जवाब दे चुकी है, तो कौन लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ
खड़े हैं। और उन पत्रकारों को भी पहचानने की जरूरत है, उन बुद्धिजीवियों को भी, जो उस वक्त कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई नेता ही नहीं, वो तो झूठ बोलता रहता है। पता नहीं कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट या वॉल स्ट्रीट जर्नल किसी ने छापा था कि कितने झूठ पहले कार्यकाल में 16 से 20 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो मुझे लगता है कि यह भी बात आज पक्के तौर पर होनी चाहिए कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोध, इसको पहचानना है तो अभी को थंबनेल थंब रूल बनाइए। और वो थंब रूल क्या, कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ तब खड़े थे वो देश को मजबूत करना चाहते थे, आज जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में खड़े हैं वो देश को मजबूत करना चाहते हैं, वो कोई पलटी नहीं मारे हैं। और हम आप भी इसीलिए बार बार कहते हैं कि देश के विमर्श के लिए यहां हैं और किसी के लिए नहीं है। कल को अगर पाकिस्तान सुधर जाए, वो हमारे साथ भारत को मजबूत करने लगे, तो हम उसके साथ भी खड़े हो जाए। लेकिन आतंकवादियों के साथ, भारत का पक्ष कमजोर करने वालों के साथ किसी भी स्थिति में हम नहीं खड़े हो सकते। यही राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोध की परिभाषा हो सकती है। अब दरअसल ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर है तो वो अपने और जो उनके हिसाब से अमेरिकी हित हैं उसके लिहाज से हैं। नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं तो उनके जो अपने भारत के जो देश के हित होंगे उसके लिहाज से ही वो बात करेंगे, उसी हिसाब से कदम उठाएंगे, वही सोचेंगे। प्रश्न ये है कि दावे प्रतिदावे तो कोई कुछ भी कर सकता है। वो शख्स जो कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया वार रुकवा देंगे, क्या रुकवा पाए? वो शख्स, मैं बार बार सवाल पूछता हूं कि हमास और जो इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसमें वो क्या उन्नति करा पाए? और एलन मस्क डॉज लेकर चले गए, एक उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था, एक्स भी कर दिया था, हालांकि वो थोड़ा सा गंभीर मामला था, उसको उन्होंने हटा भी दिया है क्योंकि वो व्यक्तिगत आरोप था, वो यौन शोषण का मामला था ट्रंप को लेकर, उसको उन्होंने हटा दिया है। एप्स्टीन पर फाइल्स। तो अब कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं, आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से खुद अपने ही देश में हंसी का पात्र बने। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप या इससे पहले बुश या ओबामा या बाइडेन हमारी समस्या नहीं है ना, हमारे वो नायक हो सकते हैं। हमारे नायक और हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारे देश के अंदर की ही होंगी। बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए हमारा लोकतंत्र और हमारी संस्कृति इतनी जीवित और इतनी जिजीविषापूर्ण है कि हम उसका प्रतिकार करने में सक्षम है। प्रश्न ये उठता है कि जो मूल बात कही है हर्षवर्धन ने, इसको समझने की आवश्यकता है कि जो तब ट्रंप के साथ में खड़े थे वो भारत का गौरव देखना चाहते थे, भारत का हित देखना चाहते थे। अभी ट्रंप और बड़ा, एक तो कांग्रेसी जो प्रवक्ता जिनकी बात कर रहे हैं, जो उनकी सोशल मीडिया है, वैसे सोशल मीडिया किसी भी तरफ बहुत कई बार मर्यादा नांगती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मूल अहर्ता एलिजिबिलिटी कांग्रेस में है वो बदतमीज होना, बेशर्म होना, झूठ को बार बार बोलना, इतनी बार बोलना, लगातार बोलते रहना, इसमें यह भी ध्यान नहीं रखना कि बेइज्जती तो अब उनके लिए महसूस करने की चीज है, हम करते ही नहीं है। पर देखिए, आपको अपनी बेइज्जती या अपनी इज्जत नहीं प्यारी है, आप करते रहिए, लेकिन देश के विमर्श को कमजोर करने का प्रयास मत करिए। हर्षवर्धन, इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी विषय हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं पहले कर्नाटक चलना चाहूंगा। ठीक बात। आईपीएल में जो मतलब हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, विराट कोहली या जो भी प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, ये सब नेशनल हीरो हैं क्रिकेट के लिहाज से, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत के तमाम नागरिक अपनी तमाम कुंठाएं, तमाम अपनी चुनौतियां, तमाम समस्याएं, जब वो क्रिकेट देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, तो उसके साथ में भी वही भावनाएं होती हैं, उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। खैर, आईपीएल में फिर एक बार कह दूं, आईपीएल से मेरी भावनाएं व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं जुड़ पाई, क्योंकि उस चीज से पाता हूं जहां पर देश का मान सम्मान, गौरव या अभिमान जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी आपकी अपनी फैन फॉलोइंग, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। पर चुनावी राजनीति किस तरीके से सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार को 11 लोगों की बलि देने पर मजबूर कर देती है, और पता नहीं कितने लोग वहां पर जीवन मृत्यु से वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। और ध्यान रखिए कि इससे पहले मुंबई इंडियन जीती, चेन्नई सुपर किंग जीती, तो इस तरीके के जो रोड शो निकाले जाते हैं, जो सामूहिक जलसे किए जाते हैं, 2-3 दिन का समय लिया गया। बेंगलुरु पुलिस कहती रही, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, इनको फोटो ऑप कराना था और इस जीत के बहाने अपनी राजनीति चमकानी थी। इन्होंने किस तरीके से यह भी ध्यान नहीं दिया कि वर्किंग डे में, और बेंगलुरु, एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का, देश का ही नहीं, सबसे व्यस्ततम प्लेस में से एक प्लेस है, और आपने उसी समय ये सब और 2 जगह शो कर दिए। पुलिस कह रही है कि अभी रुक जाइए, रोड शो को उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन सुनना नहीं है। और ऐसे कहा जाएगा कि मतलब
कैसे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुंभ में भगदड़ हुई, उसके लिए जो दोषी लोग थे उस पर हम और हर्षवर्धन बैठ के बात कर रहे थे। प्रयागराज में तो हर्षवर्धन ने लगातार लंबा प्रवास किया, वहां से पल पल की रिपोर्ट दी, आपने देखा ही होगा उनके चैनल पर, आप लगातार देखते रहे होंगे चीजें, और हम लोग भी दोनों लोग चर्चा आपस में करते रहे। मैं कोई कंपैरिजन यहाँ हो भी नहीं सकता, वहां पर 69 करोड़ लोग थे और यहाँ पर 2-3 लाख लोग आए थे, और उनको भी संभालना तो दूर, उसके लिए कोई आप प्लानिंग नहीं कर पाए। और खास बात यह है हर्षवर्धन, इसके लिए दोषी कुछ मतलब आईपीएल के जो स्थानीय कर्मचारी उनको बना दिया जा रहा है, और कुछ जो है अधिकारियों को बना दिया जा रहा है। जो राजनीतिक जो फैसला जिन लोगों ने लिया था, और खास बात है कि जरा ये इकोसिस्टम समझिए, कुंभ को तो मृत्यु कुंभ कहा जाएगा और वहां पर बड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन इस पर बात करने वाले जो लोग देखे आपने, किसी को देखा सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार और कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट देखा आपने इस पे? समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तरफ से कुछ देखा क्या आपने? नहीं। आप समझिए इस बात को, जो भारतीय संस्कृति भारतीय गौरव से जुड़े हुए जो क्षण है उनको हमेशा इनको नीचा दिखाना है, और इस तरीके के अधम कार्यों को हमेशा ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं हर्षवर्धन। नहीं, निश्चित तौर पर हरीश, और मुझे लगता है कि जो आपने पॉइंट आउट किया उसको यूं भी कहें कि हिंदू आस्था से जुड़ी कोई भी चीज हो उसको वो गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। कुंभ में जहां इतने करोड़ों की भीड़ थी और वो बहुत दुखद हादसा था, हम लोगों ने शासन प्रशासन सरकार सबको जवाबदेह तब भी ठहराया था, आज भी ठहरा रहे हैं। ये स्थिति थी कि जो अमृत स्नान का तिथि होती है, मुहूर्त होता है, उस पर हमारे साधु संतों ने कहा कि हम बाद में स्नान कर लेंगे। इतनी संवेदनशीलता, और इधर इतनी संवेदनहीनता कि डीके शिव कुमार और विराट कोहली वो हंसी ठहाके लगा रहे हैं। सिद्धारमैया वो अपनी फोटो सेल्फी की अच्छे तरह से आए, वीडियो बना रहे। बिल्कुल, और सिद्धारमैया वो अपना वीडियो ज्यादा अच्छे से आ जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने इसको जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने की कोशिश की, और ठीक है, ये कोई देश की टीम नहीं थी, मेरी भी कोई भावनाएं आईपीएल से नहीं जुड़ती है। विराट कोहली का मैं बड़ा प्रशंसक हूं, जबरदस्त प्रशंसक हूं, लेकिन विराट कोहली ने भी जो व्यवहार किया, जो बर्ताव किया, बाद में उन्होंने माफी मांग ली, सब कुछ कहा, लेकिन यह संभव नहीं है कि इन लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ऐसी इंफॉर्मेशन न मिले। और जो सबसे खतरनाक बात थी कि डीके शिव कुमार इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न कुछ यूं बनाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाए, यानी सिद्धारमैया न रह जाए। जो संघर्ष कांग्रेस के भीतर का है वो भी है, यहां तक कि इसे राज्य बनाम राज्य कर दिया था, जबकि कोई गुजरात टाइटंस नहीं उसमें उनके साथ फाइनल में खेल रही थी, लेकिन फिर भी पंजाब 11 थी। हमारे बेंगलुरु किसी टीम जीत रही है, और किसी राज्य का, किसी देश का, किसी शहर का, ये तो फ्रेंचाइजी का मसला है, शहर के नाम पर एक कंपनी चलाती है। मुझे लगता है बेहद शर्मनाक व्यवहार, घृणित व्यवहार किया है, उसमें चाहे खिलाड़ी हो चाहे नेता हो, लेकिन जवाबदेही तो नेताओं की जाएगी, क्योंकि इसको डीके शिव कुमार ने और सिद्धारमैया ने जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया, ऐसे लगा कि वही खेलने चले गए हो। ऐसे लगा कि ओपनिंग बैट्समैन यही दोनों रहे हो, बॉलिंग कीपिंग सब इन्होंने की हो। तो मुझे लगता है कि एक जो बड़ा अवसर आरसीबी के फैंस के लिए था वो बहुत दुख में बदला। मैं कहानियां पढ़ रहा था, एक कोई फैन, वो 20-21 साल का, वो आंध्र प्रदेश से चलकर बेंगलुरु सिर्फ अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां पहुंचे और वहां उसकी जान चली जाए। एक बच्चा मर गया, उसके पिता, मतलब क्या उनकी अवस्था रही हो। और कमाल की बात ये कि ये जो देश का अत्याधुनिक शहर है, साइबर सिटी है, सब कुछ है, वहां घायलों को मदद तक देने में समय से नहीं दी जा सकी। और एक बात मैं और कहूंगा, बड़ी जरूरी बात है ये, पुलिस प्रशासन कह रहा था बड़ा अच्छा है, लेकिन वहीं का जो पुलिस प्रशासन है, वहां का एक थाना आजकल सिर्फ एक काम कर रहा है, देश भर में कांग्रेस की सरकार के इशारे पर पत्रकारों को खिलाफ मामला दर्ज करते हैं। 8-8, 10-10 पुलिस की टीम, कर्नाटक पुलिस की, वो हवाई जहाज से जाती ही इतना समय और पैसा खर्च करके किसी पत्रकार के या किसी के पीछे जो कांग्रेस के नैरेटिव के खिलाफ हो, कांग्रेस के से सही सवाल पूछ रहे हो, उनके खिलाफ वो मामला दर्ज करके उनको उठाने जाते हैं। एक एक हफ्ते कर्नाटक पुलिस की टीम दूसरे राज्यों में जाके ऐसे लोगों को खोज रही होती। मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि ये वाला प्रोपेगेंडा तो बंद होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पंजाब में सरकार आई तो उन्होंने दूसरे राज्यों से लोगों को उठवाना शुरू कर दिया। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शर्मिष्ठा पनोली को वहां से उठवा लिया, गुरुग्राम से। ये अभी 2 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है कर्नाटक की सरकार।
ये लगातार जो कुछ चल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कर्नाटक की वही पुलिस है जिस पुलिस के पास एक सामान्य सा कार्यक्रम करने का जिम्मा था और वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये इतिहास में कलंक की तरह से दर्ज हुआ है। शासन, प्रशासन और सरकार, सिद्धारमैया शिव कुमार के बीच का जो झगड़ा, जो आरोप लगाते हैं कि हमारा वाला ज्यादा बड़ा रहे, हम बड़े नेता दिखें, जो भाजपा का आरोप है वो बहुत हद तक इसके आसपास जाता दिखता है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, खेल अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है तो फिर तो सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और कुंभ से और इससे तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। कोई नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी धार्मिक चीजों में, हिंदू चीजों में उनको टिप्पणी करनी है, हम्म, उस पर कुछ गंदा बोलना है, तो ये तो हम्म। बहुत गंदे तरीके से चल रहा है, हमने लगातार देखा ही है। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, आपने कहा जो कहानी आप बता रहे हैं, मुझे दरअसल वो भौमिक की बॉडी से लिपटा हुआ उसका पिता जो बीटी लक्ष्मण, अब उसने वहीं पर जो उसके लिए जमीन खरीदी वहां पर उसके लिए कब्र बना दी। और मतलब ऐसी इतनी अनगिनत तस्वीरें वहां पर आ रही हैं, और लोग मतलब किसी भी तरीके की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन उस घटना के जो कारण सुन के गुस्सा आता है, समझ में आता है कि आपके क्षुद्र राजनीति के लिए ये सब चीजें हो गई और आपके आपसी संघर्ष के लिए होगी। लेकिन अब जरा मैं जो आपने बात कही कि जो हिंदू आस्थाएं हैं, जो हिंदुओं को चिढ़ाने वाली चीजें हैं, वो कैसे तमाम लोग को सूट करती है। और हर्षवर्धन, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा आप आज मतलब बिल्कुल, ये एक कोई वो मत एक एक करिए, कोई कोई कांग्रेस, मतलब आज एक आरफा कांग्रेस की नेता है एडवोकेट आरफा खानम। जहां तक मैं देख पाया, जो इसमें लिखा हो उसके आधार पर, ये ओखला में रहती है। बहुत विशियस, जहरीली महिला, लगातार जो जो भी हिंदू की, हिंदुत्व की, हिंदुओं के हित की बात करता है उसके खिलाफ ये अभियान चलाए रहती है। हर किसी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाती है, फलाना अरेस्ट, धमाका अरेस्ट। और अभी इसने 7 जून को 11:22 पर एक चित्र लगाया। वो चित्र, वो गाय का चित्र है। छोटा बच्चा जो टोपी पहने हुए, यानी जाहिर है मुस्लिम बच्चा है, वो उस गाय को लेकर जा रहा है। अब ये कितनी खतरनाक मानसिकता है, जब कई बार लोग कहते हैं कि गौरक्षक ये कर रहे हैं, गौरक्षक वो कर रहे हैं। अगर इनके मन में ये है कि हम गाय ले जाते हुए तस्वीर डालें, और उसके बाद पूरी जो ये खतरनाक किस्म की एक इस्लामिक कट्टर ब्रिगेड है वो चल पड़ी है कि ये तो बड़ी अच्छी महिला है, बहुत नेक है, ये है, अब वो माफी मांग रही है। लेकिन यही आरफा खानम थी, जब नूपुर शर्मा ने माफी मांगी थी तो इसने कहा था माफी नहीं गिरफ्तारी। आज हम भी यही कह रहे हैं, माफी नहीं गिरफ्तारी। और इस महिला ने जो किया है वो बहुत खराब काम किया है, बहुत गंदा जहरीला काम किया है। इसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और कानून के दायरे में इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह काम नहीं। आप जरा कल्पना कीजिए, हिंदू अल्पसंख्यक होता और मुस्लिमों के बीच में ऐसी कोई टिप्पणी कर देता, अभी तो बहुसंख्यक है फिर भी ऐसी टिप्पणी हो गई तो सरतन से जुदा हो जाता है। और यहां ये एडवोकेट कहकर अपने आप को संविधान रख के और संविधान की कॉपी रख के, राहुल गांधी की तरह, राहुल गांधी की पार्टी की है ये, जो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का ही इसका, मैं एक मिनट, ये एडवोकेट आईएनसी, ये इसके प्रोफाइल में लिखा हुआ है। और जितने लोग दिन रात हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुओं की बात, हिंदुओं के पर्व त्योहार, उसके खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, वो सब इसकी मंडली में है, वो सब इस गिरोह में है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अब नहीं चल सकता। आप बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें, अपमानित करते रहें और फ्री छोड़ दिए जाएं, ये नहीं हो सकता। ये न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए। एक एफआईआर हो चुकी है, या शायद उससे ज्यादा एफआईआर हो गई होगी, लेकिन किसी भी तरह से ऐसे लोगों को बचना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस की और देश के दूसरे राज्यों पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। दरअसल हर्षवर्धन, ये हो क्यों पाता है, इसके मूल कारण पर मुझे लगता है नजर डालनी पड़ेगी। ऐसा ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसे टिड्डियों की तरह पूरा से टिड्डी दल नहीं एक साथ हमला बोलता है, वैसे ही अब अभी भी आप देखेंगे इस कुत्सित सोच वाली महिला के बचाव में सब आ गए हैं। और जैसा आपने कहा कि तब कहा था कि कोई माफी नहीं गिरफ्तारी, लेकिन जब कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारे जमानत पर बाहर आ जाते हैं इस देश में, ये इस देश का सिस्टम कहलाता है। और वो एक लड़की जो कुछ उसने जो कहा, मुझे उसकी मतलब भाषा से मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो भाषा बिल्कुल आपत्तिजनक है। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कोलकाता की पुलिस के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए, कि उसको जो है गुरुग्राम से पकड़ कर ले आएंगे, वो पूरी सब चीजें करेंगे। लेकिन
ये लोग, आप जरा थोड़ा इसको सोचिए, मैसेज देने की कोशिश क्या है कि तमाम जगह से कहा गया कि आपका जो भी आस्था है, आपकी जो भी परंपराएं हैं, उसका पालन मर्यादा में रहकर करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब गाय को ले जाते हुए एक छोटे बच्चे को दिखाना, आपने तो पहले उसको एक्सपोज किया, पहले धतकर्म आपने किया, और आपने बहुसंख्यक आबादी को दिखाया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम जैसे चाहेंगे आपकी आस्थाओं का न सिर्फ अपमान करेंगे, और ये ले जा रहे हो ऐसे ले जाके आपकी जैसे गोकशी करते हैं वैसे कि आपकी भी सर तन से जुदा वाले समर्थक है ना सारे। आप जरा पता करिए कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारों के समर्थन में कौन लोग खड़े हुए थे, किन्होंने उसके लिए फंडिंग की है। तो इनको लगता है कि ये हो जाएगा, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, और इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ एक वर्ग और एक समाज, एक मजहब के लोग नहीं है इस इकोसिस्टम में। इससे मलाई खाने वाले, जिनसे पूरी दुनिया घूमने वाले तमाम लोग का एक बहुत बड़ा वर्ग है। उनको लगता है कि इन सब चीजों से बातें चलती रहेंगी हर्षवर्धन। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि एक वो बात भी जरूर करनी चाहिए जिसको हम पहले भी जोड़ सकते थे, क्योंकि सीधे मसला वही जुड़ा हुआ है कि देश को कमजोर करने का इकोसिस्टम क्यों तैयार है। एक परिवार को सत्ता मिली रहे, उसके अलावा कुछ बात नहीं करनी है। कनाडा में G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उसमें सम्मानित अतिथि के तौर पर जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी से इसकी शुरुआत हुई थी। कोई ऐसा नहीं है कि यूपीए के शासनकाल में G7 बहुत सम्मान देता था, लेकिन कभी भी विपक्ष ने इस तरह से भारत पर हमला नहीं किया। इस बार इन्विटेशन नहीं आया था, तो पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सोशल मीडिया आईटी जो टीम है, उसने तो ऐसी ट्रोलिंग की, मीम बना दिए, न्योता तक नहीं मिलता है, फोन कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने नहीं किया। अब खुद वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन दिया। कुछ मूर्ख तो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि अरे मार्क कार्नी ने तो लिखा ही नहीं, इन्होंने ही पोस्ट कर दिया। जबकि मार्क कार्नी ने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, और उसमें यह भी लिखा कि हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो दोनों देशों की सुरक्षा से जुड़े हुए। खालिस्तानी तत्व, खालिस्तानी ताकत, खालिस्तानी आतंकवादी जो वहां बहुत प्रभावी थे, इस चुनाव में वो भी साफ हो गए। जस्टिन ट्रूडो भी साफ हो गए। और मुझको यूं भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का कुछ भाग्य भी ऐसा प्रचंड है कि लग रहा है कि जो लोग ऐसी कोशिश करते हैं वो मुंह की खाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब ट्रंप भारत के पक्ष में खड़े रहते थे तो ये ट्रंप का विरोध करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कनाडा से इन्विटेशन नहीं आ रहा था तब ये कह रहे थे, और जैसे इन्विटेशन आ गया अब वो दूसरे तरह से इसका हाथ से मजाक कर रहे हैं। ये खतरनाक जो एक डिजाइन है उस पर भी बात जरूर करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो बार बार भारत के पक्ष को ऐसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, ये बार बार उसी मानसिकता की तरफ हम लोग इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे जो भारत के हित वाली जो भी बात होगी उसमें उसकी मोकरी कर दो, उसका मजाक बना दो। और जो आप कह रहे हैं हर्षवर्धन, मैं मानता हूं कि मोदी का भाग्य क्या, भारत का ही भाग्य प्रबल है। और तमाम जो शक्तियां हैं जो हमको घेरने की कोशिश कर रही बाहर और अंदर, वो अपने आप को लगातार एक्सपोज करती चली जा रही है, लगातार खुलकर सबके सामने आती चली जा रही है। और एक चीज लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, कनाडा के तमाम थिंक टैंक ने क्या कहा। जैसे उसमें जानते हैं क्या, उसमें दरअसल लोगों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, वो तो आया होगा कहीं से। कहते ना, ये लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरी तरीके से संचालित होने वाली मानसिकता ये है। दरअसल उन्होंने कुछ मूल सवाल उठाए कि दुनिया की चौथी नंबर की आबादी, जो चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी आबादी, 140 करोड़ लोगों का मुल्क, और उसके साथ में कभी भी तीसरे नंबर पर आने वाले अगर देश को इस तरीके से आप चिढ़ाकर बाहर कर देते हैं तो उससे कनाडा के कौन से हित सधेंगे और ग्रुप 7 का अस्तित्व क्या रह जाएगा। अब ये वहां का दबाव, वहां की समझ थी इसमें। मतलब ईमानदारी की बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने हर्षवर्धन बात की थी एमईए में जब ये सब चीजें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वो G7 में हम है नहीं, वो बुलाते थे तो हम जाते थे और हम जाकर उसमें योगदान नहीं करते थे, हम जाने के इच्छुक नहीं है। वैसे भी हमारे तमाम अधिकारियों पर जस्टिन ट्रूडो के समय में जो कार्रवाई की गई, अभी वो सब चीजें पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, तो हम इसको लेकर कोई अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं करें। लेकिन यहाँ पर वो, अरे देखो ट्रम्प पापा ने नहीं बुलाया, मोदी जी उस पर नहीं गए, जयशंकर वहां पर सबसे आगे बैठे दिखाई पड़े। वो जयशंकर क्या जो वहां से सोमालिया से गए थे, कहां से गए थे, प्रश्न ये उठता। अब सवाल ये है कि भारत की जिसको जरूरत है वो भारत को बुला रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। जवाब देने की जरूरत क्या है, जो हमारे डीजीएमओ ने कहा वो पर्याप्त नहीं है।
और जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं, उसके बाद आप लोग मजाक बना रहे हैं, तो मजाक भारत का तो कोई बना नहीं सकता। ये लोग अपना मजाक बना रहे हो। मुझे लगता है हर्षवर्धन अच्छा है, जितना करे। ये जो घिनहे किस्म के लोग हैं, जितना खुलकर सामने आए, आज आपका वर्ड मैंने चोरी कर लिया है, ये जितने घिनहे किस्म के लोग हैं वो आए, बाहर खुलकर आए। मुझे लगता है कि इनका घिनौना चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए, और आप देखिए, समझिए। और मुझे लगता है कि इन पर तरस खाने की आवश्यकता अब नहीं है। इसको पूरी तरीके से किनारे करना बहुत जरूरी, क्योंकि इस मानसिकता को पनपने देना ही सबसे खतरनाक है, और इससे बहुत ज्यादा चीजें हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है नहीं, हर्षवर्धन, निश्चित तौर पर, और इसीलिए हम लोग इसको लगातार एक्सपोज भी करते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। और आज अगर देखें तो खबरें भले अलग अलग थी, लेकिन जो एंटी इंडिया नैरेटिव मजबूत करने की साजिश भारत में हो रही है, उस पर हम लोगों ने बात की है। आप लोग भी इसको नोट कीजिए, और ऐसी जो घटनाएं होती हैं जरा देखिए, कौन लोग हैं जो भारत का विमर्श कमजोर करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जिनको भारत मजबूत अच्छा नहीं दिखता, कौन लोग हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे होते हैं, कौन लोग हैं जिनको सब कुछ आयातित ही अच्छा लगता है। ये भी जरा ध्यान दीजिए। मुझे लगता है ये अगर ध्यान दे लेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान बचा रहेगा, उस पर न कोई चोट कर पाएगा, न इंदिरा गांधी की तरह उसकी आत्मा पर कोई खंजर भोंक पाएगा। मुझे लगता है कि आज की चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।